प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड of revolution of planet around the sun is directly proportional to the cube of semi-major axis. That is, t square is directly proportional to a cube if t is the time period of the planet and a is the semi-major axis of the elliptical orbit, then t square is directly proportional to a cube. केपलर्स फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा है all the planets revolve around the sun in an elliptical orbit and sun is situated one of its focus, यानी यहाँ पर sun होगा an ellipse consists of two foci, ellipse has two foci and sun is situated at one of its foci. हम इस फोकस पे भी सन को रख सकते हैं, इस फोकस पे भी सन रख सकते हैं और जो ये प्लैनेट होता है वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, सन के इर्द गिर्द घूमता है। और ये पॉइंट जो होता है ये नियरेस्ट पॉइंट होता है और दिस इज द फॉरदेस्ट पॉइंट। और इसमें जो एक हम लाइन डालते हैं, एक लाइन ऐसी होती है, एक लाइन ऐसी होती है, इस लाइन को हम कहते हैं मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स और इसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। इससे पहले ये हमने डिस्कस किया है, जब हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था उस वक्त मैंने डिटेल में बताया था दिस इज द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स एंड दिस इज द माइनर एक्सिस। और मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये 2a के बराबर होता है और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो होती है वो 2b होता है। और सेमी मेजर एक्सिस जो होती है, सेमी मेजर एक्सिस इट इज इक्वल टू a एंड सेमी माइनर एक्सिस होता है b। यहाँ पर भी हमें सेमी मेजर एक्सिस के बारे में ही बता रहा है। और टाइम पीरियड अगर हम t मान लेंगे देन द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड एज पर थर्ड लॉ, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the cube of semi-major axis and semi-major axis is equal to a, and if t is the time period then t square is directly proportional to the a cube। ये हमें प्रूव करना है, यही थर्ड लॉ है। हम सपोज करेंगे let us consider a planet of mass m, small m is revolving around the sun of mass capital M। तो हम सपोज करेंगे यहाँ पर सन है, हम मेजर एक्सिस लेंगे, यहाँ पर सन है इस इलिप्स के एक फोकस पे जिसका मॉस है कैपिटल M से ये सन है और यहाँ पर हम प्लैनेट मानते हैं और प्लैनेट का मॉस हम स्मॉल m मानते हैं। मॉस ऑफ प्लैनेट इज स्मॉल m एंड मॉस ऑफ सन इज कैपिटल M, या इसको ms भी कभी कभी हम लिखते हैं मॉस ऑफ सन ms। सो वी सपोज a planet of mass m is revolving around the sun of mass m in an elliptical orbit। एक elliptical orbit में revolve around करता है, sun के इर्द गिर्द घूमता है। Let us suppose let v1 be the velocity of the planet। ये हम मानते हैं v1 be the velocity of the planet and r1 is the distance between sun and the planet। ये सेंटर होता है, से दिस बी द r1 बी द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट। और ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस होती है ये हम जानते हैं ये a होता है, इट इज सेमी मेजर एक्सिस। और यहाँ से यहाँ तक भी a है, ये फोकस है और फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमने इससे पहले डिस्कस किए हैं, वो होते हैं AE0 सॉरी फोकस के, और दूसरे फोकस के होते हैं माइनस AE0। एक फोकस के प्लस AE0 होते हैं और दूसरे के होते हैं माइनस AE0। these are the coordinates of the focus। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी देन इट इज AE,
because the coordinates of this focus are a is 0 minus a is 0 और इसके होते हैं plus a is 0. That means the distance between this point and this point is AE. तो अब अगर हम और 1 देखेंगे, और 1 किसके बराबर है, और 1 होगा फिर AE प्लस A, और A प्लस A अगर हम एक पॉइंट O मान लेते हैं, और 1 is OP प्लस SO, so और 1 is A प्लस AE. तो क्या हमने कंसिडर किया, हमने कहा हमारे पास एक प्लैनेट है जिसका मॉस स्मॉल m है और सन है, सन का मॉस कैपिटल M है, and this planet revolving around the sun in an elliptical orbit. Let v1 be the velocity of the planet and r1 is the distance between the sun and the planet. From second law, यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे हम, सेकेंड लॉ से स्टार्ट करेंगे. फ्रॉम सेकेंड लॉ, केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. तो वो क्या कह रहा था, dA/dt इज इक्वल टू L/2 m. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, डिराइव की है ये रिलेशन. dA/dt इज L/2 m, where L is the angular momentum, and the angular momentum of a planet is कांस्टेंट. ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. ये जो एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट का होता है ये कांस्टेंट होता है. एंड dA/dt इज इक्वल टू L/2m एज पर केपलर सेकंड लॉ. केपलर सेकंड लॉ में हमने डिराइव किया है. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. इफ वी सपोज दैट इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, अगर ये एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है ये प्लैनेट, कंप्लीट एक रिवोल्यूशन, तो उस वक्त हम टाइम पीरियड मानते हैं कैपिटल T, और उस वक्त ये एरिया कितना स्वीप करेगा एक यानी यहाँ से स्टार्ट किया और पूरा यहाँ से वापस यहाँ पर आया, तो कितना एरिया इसने स्वीप किया, मीन्स दिस फुल एलिप्स. So area swept by the planet in one complete revolution is the equal to the area of the ellipse. जिस तरह हमने इससे पहले आपको बताया था, यहाँ अगर हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक जो इसने एरिया स्वीप्ट किया था किसी टाइम में, that is the area swept by the planet in time t, यानी इतना एरिया. अब अगर ये पूरा एरिया हम कहते हैं एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना एरिया स्वीप्ट करेगा, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन में ये जो एरिया स्वीप्ट करेगा मीन्स फुल एरिया ऑफ दिस एलिप्स, फुल एरिया इसका होगा. सो देयरफॉर तो हम सपोज करेंगे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में, इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात करेंगे हम. In one complete revolution, area swept by the planet कितना होगा वो, that is equal to area of ellipse. area of ellipse के बराबर वो होगा, और area of ellipse हम जानते हैं that is pi AB. This is the formula for area of ellipse. Area of ellipse is equal to pi AB. और हम सपोज करते हैं इस कंप्लीट वन रिवोल्यूशन में जो टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू T. लेट T, कैपिटल T, be the time period for one complete revolution. Therefore, from equation first से फिर हमें क्या निकलेगा, ये जो dA that is the area, total area swept by the planet in one complete revolution, that is equal to pi AB. तो dA के बदले हम pi AB फिर लिख सकते हैं, एंड dt यहाँ तो हम स्मॉल टाइम लेते थे, यहाँ फुल कंप्लीट टाइम
फुल रिवोल्यूशन ले रहे हैं और उसमें हमने टाइम क्या बताया, कैपिटल टी। सो डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू L/2m। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी, यानी हमारा dA अब यहाँ पर है एरिया ऑफ द इलिप्स, एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, दैट इज पाई AB। तो यहाँ पर पाई AB लिखेंगे एंड dt इज द, यहाँ पर हम लेते थे स्मॉल टाइम में निकाला था और यहाँ पर हमने टाइम पीरियड लिया t। सो डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू L/2m। दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। और ये जो L है दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, इससे पहले भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है। तो अब एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। वी नो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम ये जो L होता है इट इज इक्वल टू R क्रॉस P, और P इज द लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम हम जानते हैं, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू mv। सो विच इम्प्लाइज दैट L इज इक्वल टू R क्रॉस, और यहाँ पर R1 है हमारा, जो हमने डायग्राम बनाई थी, ये हमने मान लिया यहाँ सन है, यहाँ पर हमने प्लैनेट मान लिया, और ये हमने वेलोसिटी v1 मान ली, एंड द डिस्टेंस बिटवीन R एंड दिस S एंड P इज R1। ये हमने R1 माना, तो हमारे पास R जो है वो R1 है, इनटू P किसके बराबर होता है mv, और हमने यहाँ वेलोसिटी ली v1, तो हम लिख सकते हैं mv1, where m small m is the mass of the planet। पहले ये हमने डिस्कस किया, और सन का मास हमने कैपिटल M बताया था। सो L इज इक्वल टू R1 क्रॉस mv1। सो A क्रॉस B किसके बराबर होता है, AB साइन थीटा। A क्रॉस B वेक्टर में हमने पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट में इट इज AB साइन थीटा। तो ये L क्या बन जाएगा, इट इज देन M v1 R1 साइन थीटा। मगर यहाँ थीटा क्या है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन R1 एंड v1, that is 90 degree, because they are perpendicular to each other। R1 and v1 are perpendicular to each other। तो यहाँ पर एंगल है 90 degree। here angle between the R1 and v1 is 90 degree। so L is equal to mv1 R1 sin 90 is 1। तो इसको हम इक्वेशन थर्ड नाम रखेंगे, because sin of 90 degree it is equal to 1। तो ये हमें यहाँ पर L का वैल्यू निकला। तो अब हम v1 और R1 का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, फिर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर सारी वैल्यूज इक्वेशन फर्स्ट में हम देंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, सॉरी इक्वेशन सेकंड में देंगे। नाउ R1 इज इक्वल टू, R1 क्या है, जैसे अभी मैंने बताया R1 है, अगर ये O पॉइंट मानते हैं, R1 is OP प्लस OS, और OP क्या है, ये सेमी मेजर एक्सिस है, वो A है, और R1 किसके बराबर होता है, OS किसके बराबर है, AE के बराबर। तो हमारा R1 बन जाएगा A प्लस AE, which implies that R1 is equal to A times 1 plus E। ये तो R1 का वैल्यू निकला, और v1 का वैल्यू, v1 इज द वेलोसिटी। हम इस यहाँ पर इसकी वेलोसिटी देखेंगे, यहाँ पर जो होती है इसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इस प्लैनेट की बहुत ज़्यादा होती है, यानी नियरेस्ट पॉइंट पे इस प्लैनेट की स्पीड ज़्यादा होती है और वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और फॉरदेस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, प्लैनेट की वेलोसिटी कम होती है, इसलिए इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड चेंज होती रहती है, वो कांस्टेंट नहीं है। और फॉरदेस्ट पॉइंट के लिए भी हम जानते हैं इसकी वेलोसिटी क्या है, और नियरेस्ट पॉइंट के लिए भी हम जानते हैं इसकी वेलोसिटी क्या है।
और फॉरदेस्ट पॉइंट के लिए हमें वेलोसिटी से v1, यहाँ तो फॉरदेस्ट पॉइंट ही हम ले रहे हैं क्योंकि ये सन से फॉरदेस्ट पॉइंट है। अगर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात यहाँ से भी हम यहाँ पर भी हम प्लैनेट को रख के इसको डिराइव कर सकते हैं, मगर हमने यहाँ पर रखा है फॉरदेस्ट पॉइंट पे। फॉरदेस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है उसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, अंडर रूट ऑफ gm, where m is the mass of sun divided by a is the semi-major axis into 1 minus e divided by 1 plus e. This is the expression for the velocity of the planet at farthest point. अब अगर nearest point की बात करेंगे तो वो होता है gm by a 1 plus e divided by 1 minus e. क्या फर्क है, उस वक्त 1 plus e ऊपर होता है divided by 1 minus e. तो अब v1 का वैल्यू भी पता है और 1 का वैल्यू भी पता है, तो इसको यूज करेंगे थर्ड में यूजिंग वैल्यूज ऑफ r1 एंड v1 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट। तो हमें क्या निकलेगा, चलिए ऊपर ही लिखते हैं। हमारी इक्वेशन थर्ड है L इज इक्वल टू m और वन का वैल्यू है a इंटू 1 प्लस e, और 1 का वैल्यू है a इंटू 1 प्लस e, m v1 और 1 का वैल्यू लिखा ना v1, और v1 का वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ gm बाई a 1 माइनस e डिवाइडेड बाई 1 प्लस e। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन सेकेंड में देंगे यूजिंग वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन सेकेंड। और हमारी इक्वेशन सेकेंड क्या थी, पाई ए बी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू L बाई 2m। तो L की जगह हम लिखेंगे m a 1 प्लस e divided by 2m under root of gm by a 1 minus e divided by 1 plus e। ये रूट में यहाँ से m कैंसल, a और a कैंसल, so we get which implies that pi b by t is equal to 1 plus e by 2 under root of gm by a 1 minus e, अलग अलग से लिखेंगे इनको, 1 minus e divided by 1 plus e, this is 1 minus e under root। now squaring both sides, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जब इस पे स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा जी एम बाई ए 1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। एक 1 प्लस ई, एक 1 प्लस ई कैंसिल हो गया। और बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। द रिलेशन बिटवीन बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। जब हमने इक्वेशन ऑफ इलिप्स के बारे में आपको बताया था, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वहाँ पर बताया था अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल होंगे देन इट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर यहाँ ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर हम एलसीएम लेंगे देन ए स्क्वायर इंटू 1 इज ए स्क्वायर, तभी इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाता है। मगर इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये है वायर ए इज ग्रेटर देन बी, ये मेजर एक्सिस होती है, ये माइनर एक्सिस होती है, और इन दो के दरमियान क्या रिलेशन है,
दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ बी स्क्वायर के बदले यही लिखेंगे, तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर, बी स्क्वायर के बदले लिखेंगे ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ई, पहले मैं ये 1 माइनस ई लिखूं, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए 2a, और यहाँ पर हमें रह गया gm। So 1 plus e into 1 minus e, a plus b into a minus b, that is a square minus b square. So implies that y square a square 1 minus e square divided by t square is equal to 1 minus e square, 1 plus e into 1 minus e, gm by 2a, 2 square, स्क्वायरिंग करके ये 4 बन गया, सॉरी यहाँ पर ये 4 बन गया, जब हमने स्क्वायरिंग की तो ये 4 बन जाएगा, 4e, तो यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल हुआ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर इंटू बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या निकलेगा, gm टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब, 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब बन जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई gm जब यहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा इंटू ए क्यूब, मगर हम जानते हैं ये जो g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट ही होता है, और m इज द मास ऑफ द सन, इट इज आल्सो कांस्टेंट, मास ऑफ एनी बॉडी दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। 4 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू भी हम जानते हैं 3.14 बहुत कुछ होता है, तो ये भी कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट्स है, तो इसका मतलब है बट 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई gm इज ए कांस्टेंट, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, सो विच इम्प्लाइज दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वहाँ पर इक्वल तो लिखते हैं, तो साथ में कुछ कांस्टेंट लिखते हैं, तो यहाँ पर जब कांस्टेंट है और ये इक्वलिटी की साइन, तो इन दो को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन से, सो देन टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब बिकॉज दिस टर्म इज द कांस्टेंट, दिस इज द Kepler's third law. This is Kepler's third law. इस केपलर्स थर्ड लॉ को हम एक और तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उस वक्त हम क्या सपोज करते हैं कि ये जो ऑर्बिट है ये हम सर्कुलर मानते हैं, मगर एज पर केपलर द ऑर्बिट इज एलिप्टिकल, इसलिए हमने एलिप्टिकल ऑर्बिट ही लेके इसको सॉल्व किया, और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसकी डिराइवेशन लेंथ ही है। अब अगर हम सर्कुलर लेंगे तो वो बहुत इजी है, मगर वो ठीक नहीं है, वो गलत ही माना जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता है। प्लैनेट हमेशा किस में होते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में होते हैं एज पर केपलर, तो इसलिए हम सर्कुलर ऑर्बिट लेके इसको सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल में तो वो गलत ही है, इसलिए हमने यही एलिप्टिकल ऑर्बिट लेके इसका प्रूफ दिया।